पाना है जो मुकाम वो मुकाम ही बाकी है, पाना है जो मुकाम वो मुकाम ही बाकी है। अभी तो आए हैं जमी पर, आसमान को उड़ाना ही बाकी है। और अभी तो लोगों ने सुना है सिर्फ हमारा नाम, नाम की पहचान बनाना बाकी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सोशल साइंस का सब्जेक्टिव मॉडल पेपर जो 2025 का जारी हुआ है क्लास 10 का, उसका डिटेल सॉल्यूशन, हर एक का उत्तर और एक्सप्लेन करके। भाई पढ़ लोगे तो एक चीज याद भी नहीं करना पड़ेगा, इतना आसान तरीके से बता देंगे। क्योंकि अक्सर पता चलता है ना, सोशल साइंस रटता है बच्चे, हिस्ट्री समझ में नहीं आता है, तो यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को इतना अच्छा सब लोग बता देंगे ना कि आप समझ के बोले भाई समझ में नहीं आया कि हिस्ट्री पढ़े क्या पढ़े, मतलब इतना आसान हो जाए आपके लिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं फटाफट से। और हाँ, अगर पढ़ना है, अच्छा करना है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। बोर्ड परीक्षा में जैसे क्वेश्चंस प्रश्न पूछे जाएंगे, बिल्कुल उसी प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों को यहां पर कराए जाएंगे, धुआंधार तैयारी। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास और फोर्थ के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों का है, ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन मैंने करवा दिया है। आप लोगों के लिए मॉडल पेपर का मैंने स्पेशल प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला सवाल है कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। राष्ट्रवाद यानी राष्ट्र के प्रति प्रेम, अपने देश के प्रति प्रेम, अपने देश को अच्छा रखने के लिए मरने मारने काटने सबके लिए तैयार रहेंगे। भाई यही भावना जिसके अंदर है उसे ही तो बोलते हैं राष्ट्रवाद। सच है ना? बिल्कुल। तो क्या देखो, किसी भी देश के नागरिक, ठीक है, का अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम ही राष्ट्रवाद कहलाता है। अपने देश के हितों के लिए यानी अच्छाई के लिए ये मरने और मारने दोनों के लिए तैयार रहता है कि भाई अगर हमारे देश पर कोई आंच आएगी ना, अपना प्राण दे भी ले सकता, तुम दे भी सकते हैं और तुम्हारा प्राण हम ले भी सकते हैं। ये भावना जिनमें होती है ना, वो होता है राष्ट्रवाद। अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, अपने देश के प्रति प्रेम, यही होता है राष्ट्रवाद। क्लियर? अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था। देखिए साइमन कमीशन क्या था ना, साइमन आयोग या कमीशन 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था। इसमें 7 को ब्रिटिश सांसद को लाया गया था, भारत लाया जा रहा था। क्यों? भारत का जो संविधान है उसको सुधार करने के लिए, उसको देखने के लिए कि भाई भारत का संविधान में कोई गड़बड़ी वड़बड़ी ही नहीं है ना, इसमें संविधान में लोग क्या सुधार कर सकते हैं ताकि भाई ब्रिटिश संविधान लोग का अच्छा हो जाए। समझ रहे हो क्या बोल रहा था कि मतलब 7 को ब्रिटिश सांसदों का एक समूह बनाया, ठीक है, जिनका गठन कब किया गया? 8 नवंबर 1927 में भारत में संविधान सुधारों का अध्ययन के लिए किया गया था। संविधान सुधार मतलब संविधान में अगर कुछ सुधार की गुंजाइश है, मतलब बेटा लोग ये सोच रहे हैं कि संविधान में कुछ सुधार कर देंगे और उसमें हम अपना नियम डाल देंगे, भारत के लोगों पर हम सालों साल राज करेंगे। लेकिन भारतीयों ने ऐसा होने नहीं दिया, इसका भरपूर विरोध हुआ और साइमन गो बैक के नारे लगे थे। तो कुछ नहीं, ये 7 ब्रिटिश सांसदों का एक समूह था जिसका गठन 8 नवंबर 1927 में हुआ। किस लिए हुआ था? भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए इसका गठन किया गया था, जो कि ब्रिटिश सरकार ने किया था। अगला प्रश्न है, मानव निर्मित संसाधन के 5 उदाहरण। मानव निर्मित मतलब ऐसा संसाधन जो मानव ने बनाया है, ठीक है, प्रकृति की देन नहीं है, पहाड़ मिट्टी ये सब नहीं, जो मानव ने बनाया है। तो 5 को क्या क्या देख लो। 5 को है आप लोगों का कपड़ा हो गया, किताब हो गया, टेलीविजन हो गया यानी टीवी, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल फोन। इसके लिए कितना बोल सकते हो भाई? आप जिस कपड़ा पहन रहे हो, जिस घर में बैठे हो घर, ठीक है, मेरा ये चश्मा, मेरा ये कोट, ठीक है, सब कुछ। जैव विविधता क्या है? जैव विविधता, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं इंग्लिश वाला क्वेश्चन समझ देख लो, बाकी मैं समझा रहा हूं हिंदी में, पर आप लोग इंग्लिश में देख लेना, इंग्लिश वाले बच्चे सब। विविधता मतलब होता है अंतर, जैव मतलब यानी जिसमें जीवन पाया जाता है। ठीक है, तो जीवों में जो अंतर होता है ना उसे क्या बोलते हैं? जैव विविधता। विविधता मतलब क्या होता है? डिफरेंसेस, अंतर। हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे तथा जीव जंतु पाई जाती है। भाई एक प्रकार के पेड़ पाया जाता है क्या हमारी पृथ्वी पर? आम बोलो, नींबू बोलो, कटहल बोलो, ताड़ बोलो, खजूर बोलो, बांस बोलो, मतलब कितना सारा, जामुन बोलो, बहुत प्रकार के जीव जंतु को ये होता है कि गाय बकरी भैंस, भाई कितने सारे होते हैं। तो वही बोल रहा है कि हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे तथा जीव जंतु पाई जाती है। पेड़ पौधे जीव जंतुओं में इसी अंतर को जैव विविधता कहते हैं। ये जो अंतर है ना भाई, इसी अंतर क्या बोलते हैं? जैव विविधता। जैव विविधता है मतलब क्या? बहुत प्रकार के जीव जंतु हमारे यहाँ पृथ्वी पर पाए जाते हैं। क्लियर है ना? चलो अगला प्रश्न, सामुदायिक सरकार किसे कहते हैं? देखो एक होता है केंद्र सरकार, सब लोग जानते हो, जिसमें हमारा मोदी चाचा बैठा हुआ है, ठीक है, और एक होता है राज्य सरकार जो आपके हेमंत चाचा बैठा हुआ है, और एक सामुदायिक सरकार जो आपके घर का चाचा बैठे हुए हैं। घर का चाचा अर्थात आपके हो सकता है वार्ड पार्षद हो, आपका मुखिया हो, ये सब क्या होता है? त्रिस्तरीय या कह सकते हो सामुदायिक सरकार। ठीक है, तो केंद्रीय एवं राज्य सरकार के अतिरिक्त एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, जिसे सामुदायिक सरकार के नाम से जाना जाता है। तीसरे स्तर यानी पंचायत स्तर, ये जो सरकार होता है ना उसे बोलता है सामुदायिक सरकार। इस सरकार में प्रतिनिधियों का चुनाव अलग अलग भाषा बोलने वाले समुदायों के द्वारा होता है। आप देखे होंगे ना
कि हर एक गांव का अलग अलग वार्ड होता है, उसमें वार्ड मेंबर होता है, एक 3-4 गो गांव मिला के 5 गो गांव मिला के एक मुखिया का चयन होता है। तो ये हमारा लोकल एरिया लोग चुनता है इसको, लोकल जो लोग होता है ना वो लोग चुनता है अपनी भाषा के आधार पर, अपनी जाति के आधार पर। ठीक है, तो इसे बोलता है सामुदायिक सरकार। क्लियर है? नो डाउट? भाई डाउट को भेजो पेंसिल लेने, टेंशन को भेजो पेंसिल लेने, और आप इधर आ जाओ पढ़ाई करने। शहरीकरण किसे कहते हैं? बोलता है ना भाई शहरी बाबू आया है। शहरीकरण अर्थात जब गांव से लोग उठ करके शहर में जाकर बैठ जाएंगे ना, तो उसको क्या बोलते हैं? शहरीकरण। यानी शहर में संख्या ज्यादा बढ़ जाएगा, गांव में घट जाएगा। तो ही बोल रहा है क्या कि जब गांव से उठ करके लोग शहर में जाकर बसने लगते हैं, शहर में जनसंख्या क्या होती है भाई, बसेंगे तो जनसंख्या बढ़ेगा। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? शहरीकरण। भाई गांवीकरण नहीं हो रहा है, गांव में सुकून है। गांव से लोग कहां जा रहे हैं? शहर में जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। क्या देख भाई, रोजगार का इशू हो जा रहा है ना, गांव में काम नहीं मिल रहा, शहर में जाकर 2-4 तो काम मिल जाएगा, पेट पाल सकेगा, बच्चा बेबी को पाल सकेगा। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? तो प्रति व्यक्ति आय मतलब जानते हो क्या होता है ना, जब देश का कुल जो आय है उसको हम लोग कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे ना, तो हमारा प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। देश की जो कुल जनसंख्या आय है उसको हम लोग कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे तो हमारा प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। तो देखो वही लिखा है कि देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। यह क्या होता है? यह देश की कुल आय और कुल जनसंख्या का अनुपात होता है, यानी कुल आय बटा कुल जनसंख्या। इसको हम लोग प्रति व्यक्ति आय भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? औसत आय भी बोलते हैं। ठीक है, अगला है बाजार का क्या अर्थ है? चलो भाई इसी बहाने आपको बाजार जाना होगा, तो भाई अभी सब्जी का दाम थोड़ा घटा हुआ है, ठीक है, खरीद के लाना बाजार। तो बाजार क्या है? देखो, बाजार उसे नहीं उस स्थान होगा। ठीक है, बाजार उसे नहीं, यहाँ पर उस स्थान होगा। तो बाजार उस स्थान को कहते हैं। बता दूं, ये सारा पीडीएफ आप लोगों को हमारा जो एप्लीकेशन है बेसिक नॉलेज है विकास सर, अभी तक इंस्टॉल नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जल्दी से इंस्टॉल कर लीजिए। वहां पर चैप्टर वाइज आप इसका तो पीडीएफ सारा मॉडल पर का मिल ही जाएगा। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक चीज का जो एग्जाम में पूछेंगे ऐसे क्वेश्चन, मॉडल पर सोल्यूशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए रामबाण है, हर एक चीज का मिल जाएगा पीडीएफ, वहां डाउनलोड कर लीजिए। भाई बहुत ही मिनिमम फी में आपका 1 महीना का फी लगेगा ट्यूशन का जितना लगता है, और पूरा कोर्स मिल जाएगा उसको। भाई धड़ाधड़ा फी ऑफर है, ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, समझ गए? तो बाजार उस स्थान को कहते हैं ना जहां पर लोग जाकर क्रय विक्रय, क्रय मतलब खरीदना, विक्रय मतलब बेचना, जहां पर लोग जाकर क्या करते हैं? क्रय विक्रय करते हैं, यानी खरीदते हैं, बेचते हैं। ठीक है, यहां पर बहुत सारी दुकानें होती है। बाजार एक दुकान से बनता है क्या? तब तो उसको मोड़ बोल देंगे कि दुकान होगा। तो बाजार में उसमें जाओगे बहुत सारा दुकान, भैया चाउमीन का ठेला लगा हुआ है, मोमोज का लगा हुआ है, वहाँ बर्गर का लगा हुआ है, यहाँ राशन दुकान है, वहाँ गुपचुप का दुकान है, यहाँ राशन का, यहाँ दूध बेचने वाला दुकान है, यहाँ पर जूस का दुकान है। बाजार में मन खुश हो जाता है, भाई यहाँ टॉय का दुकान है। तो बाजार में बहुत सारी दुकानें होती है जहां पर आप लोग क्या जाके खरीद भी सकते हो, और कुछ आपके पास है तो जाके बेच भी सकते हो। यही है ना जी? चलो वेरी गुड। अगला सवाल देखिए, अभी तक हम लोग का था अति लघु उत्तरीय प्रश्न बाबा, अब हम लोग देखने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, देखो क्या है। सबसे पहला सवाल इसमें 39 नंबर की, कृषि अर्थव्यवस्था पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव का वर्णन करें। यानी जब पहला विश्व युद्ध हुआ ना, तो कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा, कृषि पर क्या दिक्कत हुआ, क्या अच्छा हुआ, वो हमें इसमें बताना है। कृषि अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या इफेक्ट हुआ कृषि को। देखो, प्रथम विश्व युद्ध ने कृषि अर्थव्यवस्था पर कई तरह के प्रभाव डाले। क्या? सबसे पहला क्या, कृषि उत्पादन में कमी के कारण कीमतें बढ़ गई और जमाखोरी को बढ़ावा मिला। यानी सब युद्ध में भाई बेजी हो गए, मजदूर मिलने नहीं लगा, क्योंकि भाई अंग्रेज सरकार उठा उठा के सबको ले जा रहा था युद्ध में। ठीक है, अब भाई युद्ध हो रहा है तो कौन जाके खेती में करेगा, तो कृषि उत्पाद घट गई। फलस्वरूप क्या हुआ, आपका महंगाई बढ़ गया। अब सब्जी कम उगेगा तो ऑब्वियस सी बात है महंगाई तो बढ़ेगा। और क्या होगा, जमाखोरी को बढ़ा, यानी कि भाई जो बड़े बड़े सेठ लोग होते हैं उन लोग को लोग स्टोर करके रख लिया कि भाई बढ़ने दो और भाव बढ़ने दो और ज्यादा भाव में बेचेंगे। मैं 2 रुपये आलू किसान से खरीद लिया हूं, अभी आलू नहीं मिल रहा बाजार में, बढ़ने दो बढ़ने दो, जब 100 रुपये किलो आलू हो जाएगा ना तब बेचूंगा। तो उसको बोलता है जमाखोरी, यानी स्टोर करके रख लेना, बाजार में मालों को ना छोड़ना। ठीक है, जिससे सामान का दाम और ज्यादा बढ़ जाता है। समझ रहे हो? अगला प्रश्न है मुद्रण सॉरी उसका दूसरा पॉइंट है, नाकेबंदी के कारण आयात और निर्यात घट गए। नाकेबंदी मतलब क्या भाई, एक देश से दूसरा देश जा नहीं सका, नाकाबंदी हो गया, लोग घर से नहीं निकल पाए, तो क्या हुआ, उससे आयात और निर्यात घट गए, एक देश से दूसरे देश सामान आ नहीं पाया, जा नहीं पाया। युद्ध के बाद किसानों पर भारी कर्ज हो गया था, क्योंकि युद्ध के दौरान किसान उतना खेती नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, और जिस वजह से लोग कर्ज ले रहे थे, तो लोग युद्ध के बाद क्या पूरा कर्ज में डूब गया किसान। बाजार अधिशेष के कारण जमीन और कृषि कीमतें गिर गई। बाजार अधिशेष के कारण क्या हो गया, जमीन और
कृषि की कीमतें गिर गई, जमीन का दाम घट गया, कृषि का दाम घट गया, मतलब जो कृषि करने का जो सामान वामान होता था, ठीक है, तो जमीन और कृषि की कीमतें गिर गई। अगला प्रश्न क्या है, देखिए, मुद्रण इतिहास में गुटेनबर्ग प्रेस की भूमिका की चर्चा कीजिए। गुटेनबर्ग जो प्रेस है आपको पता है, सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस गुटेनबर्ग ने आविष्कार किया था, ठीक है, तो उसका भूमिका क्या है वही पूछा है मुद्रण में यानी छपाई में। तो गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस मुद्रण की दुनिया में क्रांति ला दिया था। भाई क्रांति क्रांति बोलता है ना, पूरा धड़ल्ले से छपाई हो रहा था उस वक्त। गुटेनबर्ग ने लकड़ी के, लड़की नहीं लकड़ी, लकड़ी के ब्लॉक के स्थान पर धातु का इस्तेमाल किया था। पहले क्या होता ना, एक लकड़ी का ऐसा कार्डबोर्ड होता था लकड़ी का, ठीक है, जिसमें कोई भी अक्षर लिखना होता, लिख दिया, मतलब अ लिख दिया, ब लिख दिया, सौ लिख दिया। अब इसको छाप 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 रहा है, पेज में उतार रहा है। अब गुटेनबर्ग ने क्या किया, ये लकड़ी को हटा करके किसका बना दिया, धातु का बना दिया, ठीक है, धातु का बना दिया। अभी भी धातु की सीट पर ही होता है, ठीक है, धातु का बना दिया, जो ज्यादा दिन तक टिकने लगी और जल्दी होने लगा। तो वही बोला कि गुटेनबर्ग ने लकड़ी के ब्लॉक के स्थान पर धातु का इस्तेमाल किया था। जहां पहले छपाई में बहुत ज्यादा समय लगता था, वही गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस में छपाई काफी जल्दी हो जाता था। जहां पर क्या होता, पहले हाथ से लिखो, देख देख के कॉपी करो, ये लिख रहा है, ये लिख रहा है। वही गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस में क्या हुआ, बहुत जल्दी जल्दी फटाफट छपाई होने लगा, ठीक है। गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस की सहायता से बड़ी मात्रा में मुद्रण हो सकता था। गुटेनबर्ग जो प्रिंटिंग प्रेस था, जो प्रेस था ना, उसकी सहायता से बहुत बड़े मात्रा में क्या होता था, छपाई होता था, ठीक है, मुद्रण हो सकता था, बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में किताबें। चलो नेक्स्ट, वन संरक्षण के उपायों का वर्णन करें। वन संरक्षण यानी कि वनों का संरक्षण कैसे करेंगे, प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, तो देखो क्या क्या उपाय है। सबसे पहला, वन संरक्षण के लिए सख्त कानून बनाए जा सकते हैं। वनों को संरक्षित रखने के लिए, ताकि कोई पेड़ पौधे ना काटे, इसके लिए सरकार को कानून बनाना चाहिए कि भाई अगर कोई पेड़ काट रहा है तो उसको दंड देना चाहिए या फिर उससे हर्जाना वसूलना चाहिए। तो कुछ कानून बनाए जा सकते हैं। वृक्षारोपण करके, वृक्ष यानी पेड़ ला करके, हम लोग पेड़ों को काटने पर रोक लगा करके, भाई पेड़ तो बन पेड़ों से मिलकर ही तो वन बनता है, तो पेड़ों के काटने से रोक लगाएंगे। वनों को आग से बचा करके और वनों को अधिक चराई से बचाना, यानी भाई ज्यादा बैल बकरी गाय सब चर जाएगा तो वन बचेगा, चर जाएगा, घास ही नहीं होगा, फिर वन छोटा मोटा पौधा भी खा जाएगा लोग, तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, इसलिए वनों की चराई से बचाना, अधिक चराई से। उसके बाद मोटे अनाज से क्या तात्पर्य, मोटा अनाज, देखो मोटे अनाज जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी और मक्का, ये पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। मतलब मोटे अनाज में ना बहुत ज्यादा भैया पोषक तत्व पाया जाता है, इसमें मोटे अनाज में, ठीक है। ये अनाज फाइबर, विटामिन और मिनरल से भरपूर होते हैं और जो स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, ठीक है। जो मोटा अनाज होता है, ज्वार, बाजरा, ठीक है, मक्का, ये सब फाइबर से, मतलब पूरा फाइबर होता है इसमें। फाइबर हमारे शरीर के लिए अच्छा है, फाइबर विटामिन मिनरल से पूरा भरपूर होता है और जो स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है, ठीक है, तो यह है मोटा अनाज। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक सरकार में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। लोकतांत्रिक सरकार यानी जहां लोकतंत्र है, यानी हमारे देश में क्या शासन, लोकतंत्र, तो यहाँ पर सत्ता का साझेदारी क्यों जरूरी है। सत्ता का साझेदारी मतलब क्या, भाई सत्ता में विभिन्न लोग भाग ले सकता है, विभिन्न लोग चुनाव जो लड़ सकता है, कोई भी जाके नेता बन सकता है ना, जैसे आज जयराम महतो बन गया, एक आम आदमी उठा, आप भी चाहोगे तो बन सकते हो। तो यही तो है सत्ता की साझेदारी, आपको वोट देने का अधिकार है, तो ये सत्ता की साझेदारी है, तभी आपको वोट देने का अधिकार है, ठीक है। सत्ता की साझेदारी मतलब क्या, हर कोई मिलकर के सरकार को यहां पर चलाता है, सबकी इसमें भागीदारी होता है। तो ये लिखा है क्या, देखो कि सत्ता का बंटवारा होने से विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। सत्ता का साझेदारी मतलब क्या, सत्ता का बंटवारा, भाई आधार पर कि कुछ शक्तियां केंद्र सरकार के पास है, कुछ शक्तियां राज्य सरकार के पास है, और वहीं पर कुछ शक्तियां यहाँ पर जो स्थानीय सरकार होता है ना, मुखिया वार्ड, उन लोगों को भी मिला होता है, ठीक है। सब लोग अपना अपना शक्ति का इस्तेमाल करता है। तो ये शक्ति का बंटवारा होने से क्या, सामाजिक समूह में टकराव नहीं होता है, झगड़ा नहीं होता है, क्योंकि सत्ता में सभी की क्या हो जाती है, भागीदारी हो जाता है, सभी लोग सत्ता में भाग ले सकता है, ठीक है। आप भी चुनाव लड़ सकते हो, आप भी नेता बन सकते हो। अब क्या, क्योंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है। क्योंकि सामाजिक टकराव मतलब गांव में झगड़ा हुआ दो जाति में, अब वो जाकर आगे बढ़ गया, फिर विवाद बढ़ गया, और इस वजह से फिर नेताओं को दिक्कत हो जाती है, क्योंकि नेताओं को तो सभी से वोट लेना है, उन लोग को दिक्कत हो जाता है, राजनीतिक अस्थिरता हो जाती है। इसीलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के लिए बहुत ही अच्छा, और इसीलिए क्या हुआ है, सत्ता में अपना अपना हिस्सा देना कि ले भाई हेमंत चाचा तो ये वाला संभाल, ले मोदी चाचा तो ये इसको संभाल, ठीक है, और ले तो अपना घर का चाचा, मतलब आपके जो लोकल एरिया का जो मुखिया है, वार्ड है, तो ये वाला एरिया संभाल, शासन कर अच्छा से, मतलब अच्छा अच्छा काम कर, लोगों को देख। अगला है जातिवाद के दुष्प्रभाव। जातिवाद मतलब जाति, मेरा जाति बड़ा, तेरा जाति बड़ा, इस प्रकार मेरा जाति सर्व, मेरे जाति को ज्यादा फायदा होना चाहिए, ये जातिवाद है, जो कि बहुत घटिया चीज है।
ठीक है, जातिवाद वाले लोग क्या करते हैं ना, अपने जाति को ही प्रमुखता से देखते हैं, अपनी जाति के लोगों का ही लिए, लोगों के अच्छा के लिए ही सोचेगा, बाकी के लिए अच्छा नहीं सोचेगा। तो ये लिखा है कि जातिवाद की भावना व्यक्ति व्यक्ति के बीच घृणा, मतलब लोगों लोगों के बीच घृणा, द्वेष एवं एक दूसरे के प्रति नफरत को बढ़ावा देती है। जातिवाद की भावना के विकसित होने से व्यक्ति अपनी ही जाति के सदस्यों के हितों को सबसे ऊपर समझता है, यानी अपना जाति के, मान लो अगर कोई किसी जाति का है तो उस जाति के लोगों को ही ध्यान देगा, ही हितों को देखेगा, बाकी जाति जाए भाड़ में, ये कहलाता है जातिवाद। देश या समाज का हित उसके लिए नगण्य हो जाता है, हो जाता है, यानी जो जातिवाद करता है ना उसके लिए देश और अपना राज्य कुछ नहीं है, उसके लिए अपना जाति ही महत्वपूर्ण है, कि हमारी जाति को अच्छा मिल रहा है ना, तो इससे देश और राज्य का विकास नहीं देखता, अपने जाति को सिर्फ देखता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चुनाव आयोग के प्रमुख कार्यों को स्पष्ट कीजिए, यानी कि चुनाव आयोग का क्या क्या कार्य होता है। चुनाव आयोग का सबसे पहला क्या कार्य है, चुनाव अधिसूचना जारी करने से लेकर नतीजों की घोषणा तक चुनाव प्रक्रिया का संचालन करती है। कौन करती है, चुनाव आयोग। चुनाव अधिसूचना की चुनाव इस दिन होने वाला है से लेकर के, ठीक है, चुनाव अधिसूचना जारी करने से लेकर के नतीजों की घोषणा, जब रिजल्ट आता है, ये पूरा का पूरा प्रक्रिया किसके द्वारा चलती है, चुनाव आयोग के द्वारा चलाई जाती है। चुनाव आचार संहिता लागू करना तथा उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टी को दंडित करना। चुनाव आचार संहिता मतलब जस्ट चुनाव से कुछ दिन पहले ना आचार संहिता लगता है। अभी हाल ही में झारखंड में चुनाव हुआ ना, झारखंड में भी आचार संहिता लगा था। आचार संहिता में क्या होता है भाई, कोई सरकारी काज नहीं होता उतना, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर चीज बंद हो जाता है, सरकार कोई काम नहीं करता है उस दौरान, और किसी को पैसा वैसा नहीं दे सकता है, किसी को लाभप्रद योजना उस वक्त नहीं दे सकता है आचार संहिता के दौरान। तो ये सब, और इसका क्या होता है, आचार संहिता को अगर कोई उल्लंघन करे तो उसको दंडित भी करता है। चुनावों के दौरान सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश देना। चुनाव के दौरान सरकार को बोल देता है कि भाई आप ये काम कीजिए, ये काम मत कीजिए, मतलब कुछ उसको आदेश दे देता है, सरकार को मानना पड़ता है, क्योंकि चुनाव के दौरान सरकार अपना तो काम नहीं करती कुछ। जिन मतदान केंद्रों पर चुनाव ढंग से नहीं हुआ वहां दोबारा चुनाव करना, ये भी चुनाव आयोग का फर्ज है। ठीक है, जहां पे ढंग से चुनाव नहीं हुआ, यहाँ पर कोई घपला हो गया, तो वहां पर फिर से चुनाव कराना होता है। क्या काम होता है, चुनाव आयोग का काम होता है। अगला सवाल है, इंटरनेट से क्या लाभ हो रहा है। देखो ध्यान से सुन लो, आपको तो पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, बट ध्यान से नहीं सुनोगे ना, नहीं समझोगे ना, बच्चा आगे मुश्किल हो सकता है, फिर दिक्कत हो सकता है आगे। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, इंटरनेट से क्या लाभ हो रहा है। तो देखो इंटरनेट से निम्नलिखित लाभ हो रहा है। सबसे पहला, इंटरनेट का लाभ बैंकिंग में, बिल और खरीदारी में है। अब बैंक में जा रहे हो तो बैंक में सारा काम भी लगभग इंटरनेट से ही हो रहा है। बिल, किसी को पैसा भेज रहे हो, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दे रहे हो, बिल हो गया। कुछ खरीद रहे हो, आपके फोन पे पर 32 रुपये क्रेडिट कर दिए गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। होता है ना ऐसा, तो आप कहीं पर बिलिंग भी कर सकते हो, कुछ खरीद रहे हो तो वहां भी दे सकते हो ऑनलाइन पेमेंट इंटरनेट के जरिए। इंटरनेट सूचना, ज्ञान और सीखना आसान बनाता है। भाई आप इस वीडियो किसके थ्रू से देख रहे हो, इंटरनेट है तभी तो। बोलेंगे सर क्या बात बोले हो, मजा आ गया, मतलब हम वीडियो देख रहे हैं तो इंटरनेट वजह है और इंटरनेट की ही आप पढ़ा रहे हो, क्या बात है। तो बिल्कुल, कोई भी सूचना प्राप्त कर रहे हो आप, मेरे से ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, ठीक है, कुछ सीख रहे हो, ये सब क्या इंटरनेट के माध्यम से ही तो हो रहा है ना। इसका उपयोग करके बेचना, भाई ऑनलाइन सामान बेचना और पैसे कमाना आसान है। फ्लिपकार्ट, अमेजन, क्या क्या है, मीशो, फेसो, मिंत्रा, भिंत्रा, सब ये सब आराम से एकदम यूज करो भाई, पैसा है तो खरीदो और नहीं है तो बेचो सामान उसमें। ऑनलाइन कोई भी आप सामान बेच सकते हो घर में। अरे आप कुछ नहीं है तो घर का जो ड्रम केक है, गोईठा, उसको बेच सकते हो ऑनलाइन। समझ रहे हो, आपके घर में गोईठा आ जाएगा, एक एक पीस का 30 रुपए 40 रुपए दाम होता है, मजाक समझे हो क्या। आगे देखो, अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे, देखो देखेंगे, जो कि आपका प्रत्येक प्रश्न 5-5 नंबर का होगा। और इसमें पहला सवाल है जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया और पूछने प्रबल संभावना है जर्मनी के एकीकरण और इटली का एकीकरण में से कोई है। देखो क्या बोल रहा है, जर्मनी का एकीकरण मतलब क्या, एक होना, भिन्न भक्तों में टूटा हुआ था, विभिन्न भागों में उसको एक करना, यही होता है एकीकरण। तो क्या बोल रहा है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया 1848 ईस्वी में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाके को जोड़कर एक राष्ट्र बनाने के प्रयास के साथ किया गया। तो जर्मन इलाके को विभिन्न राष्ट्र था ना, छोटा 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 मोटा छोटा मोटा, सबको मिलाकर के एक राष्ट्र बनाने की पहल पर ये शुरू हुई। ठीक है, अब देखो, मगर राष्ट्र निर्माण की है उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी। बट राष्ट्र निर्माण की जो उदारवादी पहल थी, जो उदारवादी लोगों ने किया था, वहां की फौज ने और जो राजा था उन लोगों ने मिलकर दबा दिया कि नहीं भाई,
अगर हम लोग एक हो जाएंगे तब तो राजा रहेंगे ही नहीं, अलग अलग राष्ट्र में भी अलग अलग राजा है, तब ऐसा नहीं रहेगा। तो उन लोगों ने क्या किया, राजशाही ताकत ने और फौज ने मिलकर उसको दबा दिया। अभी नहीं रुका, अभी कहाँ रुकने वाले हैं, ना थकेंगे ना हारेंगे भाई, हम जर्मनी को एक करा कर ही मानेंगे। देखो अब क्या बोल रहा है कि इसके पश्चात अब क्या हुआ, प्रसा ने जर्मनी एकीकरण के आंदोलन को नेतृत्व संभाला। अब प्रसा बोला चल हट, सामने से हवा आने दे, अब मैं जर्मनी को एकीकृत करूंगा। ठीक है, प्रसा आ गया। अब देखो उसका प्रमुख मंत्री था ऑटोमन बिस्मार्क। कौन? प्रसा का प्रमुख मंत्री ऑटोमन बिस्मार्क। इस प्रक्रिया का जनक था, जर्मनी का एकीकरण का जनक था कौन? ऑटोमन बिस्मार्क, जिसमें प्रसा की सेना और नौकरशाह की मदद ली। ठीक है, नहीं ठीक है, ऑटोमन बिस्मार्क ने क्या किया, प्रसा की सेना और नौकरशाह की मदद ली, क्योंकि जर्मनी का ही एक राष्ट्र था प्रसा, तो और वहां का मंत्री था कौन? ऑटोमन बिस्मार्क। अब ऑटोमन बिस्मार्क प्रसा की सेना और वहां के नौकरशाह की मदद ली। 7 वर्षों के दौरान ऑस्ट्रिया को हराया, डेनमार्क फ्रांस से 3 युद्धों में प्रसा की जीत हुई। सबको फटाफट से ऑस्ट्रिया को हराया, डेनमार्क को हराया, फ्रांस को हराया, जीत हुई, और इस प्रकार एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। क्योंकि ये लोग नहीं चाहता था कि जर्मनी एक हो जाए। क्यों? आप घर का आदमी सब एक रहोगे ना, तो बाहर वाला उसको तोड़ना चाहेगा। उन लोगों को मजा आता है, भाई ये घर टूट के रहेगा तो मैं इसको आसानी से हरा सकता हूँ। ठीक है, तो घर के लोग अच्छे रहेंगे तो नहीं तोड़ पाओगे, लेकिन यहाँ घर के लोग ही बड़ी दिक्कत था। कोई बहुत सारा राष्ट्र था जो एक नहीं होना चाह रहा था। ठीक है, और बाहर वाला ऑस्ट्रिया डेनमार्क फ्रांस तो और चाह रहा था कि भाई एक हो ही ना, एक हो जाएगा तो भाई इतना बड़ा राष्ट्र बन जाएगा, हम उससे लड़ेंगे कैसे। इस वजह से ये लोग इसका विरोध कर रहा था। बाकी लास्ट में एकीकरण इसका हो गया। जनवरी 1871 ईस्वी में वर्साई में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम जर्मनी का सम्राट घोषित किया। क्योंकि प्रसा ने ही आजाद कर सकता हो एकीकृत किया, इसलिए प्रसा के राजा को ही वहां विलियम प्रथम को वहां का राजा घोषित। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है 1920 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन के महत्व और प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। यानी जो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, इसका क्या महत्व था और इससे क्या क्या प्रभाव हुआ। तो देखो क्या क्या निम्नलिखित थे क्या। सबसे पहला, इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध किया। इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध किया और ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया। यह आंदोलन क्या किया? ब्रिटिशों का बहिष्कार कर दिया, ब्रिटिश लोगों का विरोध किया, और जो विदेशी सामान था, विदेशी वस्तु था, उसका बहिष्कार कर दिया। असहयोग मतलब हम सहयोग नहीं करेंगे। ठीक है, आपके किसी भी काम में हम सहयोग नहीं करेंगे, असहयोग आंदोलन का मतलब। इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को हिला कर रख दिया, भाई एकदम ब्रिटिश सरकार हिल गया, एकदम पूरा डर गया। अगला क्या, इस आंदोलन ने देश में एकता को मजबूत किया। इसमें भारतीयों को उनके राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया। इस आंदोलन ने, यहां पर और एक पॉइंट होता, इसने क्या किया, भारतीयों को उनके राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया, कि भारतीयों ने यह भी सोचा कि भाई हमारा क्या अधिकार है, हमारा देश और हम गुलाम, मजाक है क्या, हमारा देश है भारत और अंग्रेज हम पर हुकूमत चलाएगा, हमारा हक है इस देश में, हम अपने मंजूस मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। तो उसके बाद भारतीयों को क्या हुआ, अपने राजनीतिक अधिकारों का पता चला। इस आंदोलन से हिंदू मुस्लिम समुदाय एक साथ आ गया, जिससे आंदोलन को और मजबूती दी। इस आंदोलन ने भारतीय वस्तुओं की बिक्री को बढ़ावा दिया, क्योंकि असहयोग आंदोलन था, विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार कर दिया गया था, छोड़ दिया गया था लगभग, और इस वजह से भारतीय वस्तु था ना, उसको ज्यादा अच्छा बिक्री और बढ़ावा मिला। इस आंदोलन ने गांधी जी को राष्ट्रीय नेता के रूप में मजबूत बनाया, यानी गांधी जी भी स्ट्रांग हो गए। इस आंदोलन ने खादी से बनी वस्तुओं को बढ़ावा दिया, क्योंकि ये आंदोलन क्या था, विदेशी सामान का, बोला कि असहयोग हम विदेशी सामान का बहिष्कार कर देंगे, किसी भी चीज में सहयोग नहीं करेंगे। और इससे जो हमारा देश का जो खादी वस्तु था ना, खादी सामान से खादी कपड़ा, उन सबको बढ़ावा मिल गया, क्योंकि लोग विदेश से कपड़ा खरीद नहीं रहे थे। अगला सवाल देखो, बहुउद्देशीय परियोजनाओं की भूमिका को देश के विकास के संदर्भ में समझाइए। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन जो डीवीसी है, हमारे बगल में ही है, क्या उदाहरण लेकर इससे विभिन्न घटकों और लाभों का वर्णन करो। क्या बोला? सबसे पहले बोला बहुउद्देशीय परियोजनाओं की भूमिका को देश के विकास के संदर्भ में बताना है। तो देखो, बहुउद्देशीय परियोजना मतलब क्या होता है पता है? बहुउद्देशीय परियोजना मतलब जो डैम बनता है ना, उसे ही बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। क्यों बहुउद्देशीय? क्योंकि ये बहुत सारा उद्देश्य हो सकता है, बहुत सारा आप काम करवा सकते हो, आप सिंचाई कर सकते हो, आप मछली पाल सकते हो, आप घूम सकते हो, आप वहां आसपास कृषि कर सकते हो। तो एक डैम और कितना सारा योजना, तो इसको बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ठीक है, तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये परियोजना एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा करती है, जैसे कि सिंचाई हो गया, जल विद्युत हो गया, उत्पादन हो गया, बाढ़ पर नियंत्रण आदि। जहां पर बांध बनाया जाता है वहां पर पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है, जिससे वहां रहने वाली, हाँ वहां होगा, जिससे जिससे वहां पर रहने वाले लोगों को रोजगार मिलता है। ठीक है, ये हो गया बहुउद्देशीय परियोजनाएं।
में कोई सारी योजनाएं होती है, सिंचाई कर सकते हो, मछली पालन सकते हो, बाढ़ पर रोकथाम होता है क्योंकि पानी एक जगह एकत्र हो जाता है ना, रोक लेता है। अब बोल रहा है कि दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का प्रयोग करके आप बताइए कि दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का उदाहरण देकर इससे विभिन्न घटकों लाभों का वर्णन करना है। तो देखो क्या है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन यानी डीवीसी एक ऐसी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो भारत के झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में स्थित है। कहाँ? भाई झारखंड में है, मैं जहाँ रहता हूँ वहां से करीब 2 किलोमीटर आपका 2 किलोमीटर भी नहीं होगा, 1 किलोमीटर करीब है आपका दामोदर घाटी। ठीक है, परियोजना मतलब दामोदर नदी है। ठीक है, तो दामोदर घाटी परियोजना किससे बंगाल और झारखंड में जो है ये नदी बहकर जाता है बंगाल में। ठीक है, नियंत्रित करना है। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का मुख्य घटक क्या क्या है देखो। सबसे पहला बांध और जलाशय, यानी डीवीसी में कई बांध और जलाशय है जिनसे तिलैया हो गया, कोनार हो गया, मैथन बांध हो गया, पंचेत हो गया। ठीक है, तो कई सारे, हेलो, चलो, सही है ना। चलो, कई सारे बांध है। ठीक है, तिलैया डैम नाम सुनिए हो ना, तिलैया डैम, कोणार्क डैम, ठीक है, मैथन डैम, वही सब है। जल विद्युत संयंत्र, टीबीसी में कई जल विद्युत संयंत्र है जो जलाशयों में संग्रहित जल का उपयोग करके विद्युत उत्पादन करता है। आप देखे होंगे ना जहां पर ये डैम होता है वहां से इलेक्ट्रिसिटी तैयार कर किया जाता है, वहां पर देखना एक इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस होता है और वहीं से बिजली हमारे घर में मौजूद घर में आता है। समझ रहे हो? हाँ हाँ। सिंचाई प्रणाली, डीबीसी की सिंचाई प्रणाली दामोदर नदी के जल को कृषि क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए बनाई गई है। डीबीसी की जो सिंचाई प्रणाली है, ठीक है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का, तो वो क्या दामोदर नदी के जल को कृषि क्षेत्रों में पहुंचाया जाता है जहां खेती हो रहा है वहां पर। बाढ़ पर नियंत्रण, डीबीसी के बांध और जलाशय बाढ़ को नियंत्रित करने में मदद, डीबीसी के बांध और जलाशय, डीबीसी का जो बांध है और जलाशय है जहां पर जल को रखा जाता है, बाढ़ को नियंत्रित करने में मदद मिलता है। जलाशय मतलब जहां पर जल स्टोर है। अब डैम मतलब देखो ना भाई, गेट उट लगा होता है जिसको डैम बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, इस प्रकार इस प्रकार आप जान सकते हो कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं जैसे कि दामोदर वैली कॉर्पोरेशन देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और विभिन्न क्षेत्रों में लाभ प्रदान करती है। विकास मतलब क्या? अच्छा काम कर रहा है भाई, इलेक्ट्रिसिटी तैयार हो रहा है, मछली पाल रहे हो आप, वहां पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, लोग घूमने जा रहे हैं, तो अच्छा ही हो रहा है ना, ये सब विकास हो रहा है देश का। संघीय सरकार की मुख्य विशेषताएं क्या है? संघीय सरकार यानी जैसे हमारा देश में कैसा शासन व्यवस्था है, संघात्मक शासन व्यवस्था। तो इसकी विशेषता क्या है संघीय शासन व्यवस्था का? देखो, इसका जो प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है क्या क्या। सबसे पहला है लिखित एवं कठोर संविधान। जी हाँ, भारतीय संविधान या फिर कह सकते हो संघीय शासन व्यवस्था के संविधान, मैं भारत को आधार मानकर बना रहा हूं। ठीक है, भारतीय संविधान एक लिखित तथा कठोर संविधान है, इसमें संशोधन करना आसान नहीं है। और लिखित और कठोर किसमें? संघीय शासन व्यवस्था में ही होगा। ठीक है, एकात्मक में नहीं होगा इतना कठोर। शक्तियों का विभाजन, संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन कर दिया गया है। यानी शक्ति का विभाजन, पावर, कि केंद्र सरकार कहां पर काज करेगा, राज्य सरकार कहां पर काज करेगी, ये सब डिसाइडेड है कि आपका क्षेत्र क्या है, आपका क्षेत्र। और इसके लेकर सूची भी जारी हुआ है, संघ सूची है, राज्य सूची है, संवर्ती सूची है, जो आगे हम वीडियो में बताएंगे आप लोगों को, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो देख सकते हो संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के आधार पर यहां पर शक्तियों को बांटा गया, का निर्माण किया गया है। ठीक है, अगला क्या है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के संबंधों को बनाए रखने तथा संविधान की रक्षा करने के उद्देश्य से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। यानी आप कोर्ट कचहरी को देख सकते हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सब का व्यवस्था किया गया है, ताकि कोई दिक्कत हो रहा है तो जाके कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हैं, कोर्ट सब कुछ देख दाख के फैसला सुनाई वहां पर। अगला क्या है? इकहरी नागरिकता एवं इकहरा संविधान, भारतीय संविधान में इकहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है, अतः भारत के किसी भी राज्य का निवासी हो उनकी नागरिकता भारतीय ही होगी। साथ ही भारत का संविधान इकहरा संविधान है, अर्थात राज्यों के लिए अलग अलग संविधान नहीं है। ऐसा है क्या कि झारखंड का अलग संविधान, बिहार का अलग संविधान, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का अलग संविधान, दिल्ली का अलग संविधान? नहीं, भारत एक है, इसका संविधान भी एक है। क्लियर है? वहां की नागरिकता की भी एक है कि हम भारतीय हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, तो देखो अगर समझोगे चीजों को ना, थोड़ा समझ दोगे, क्योंकि मैं ये वीडियो आपको कितना ही टाइम लगेगा, आधा घंटा, 40 मिनट, उससे भी कम ये वीडियो बनेगा। इतना समय में आप समझ लोगे। अब रटोगे भी नहीं ना तो भी आप एग्जाम में लेकर लिख सकते हैं, मेरा गारंटी है, दैट इज माय गारंटी कि भाई अगर आप इसको एक वीडियो को देख भी लोगे ना तो एग्जाम में जाके छोड़ोगे नहीं क्वेश्चन को। ठीक है, इतना अच्छा सब समझ जाओगे। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका के एवं कार्यों की चर्चा करें। यानी लोकतंत्र में राजनीतिक दल का क्या कार्य होता है, क्या भूमिका होता है। तो देखो, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सबसे पहला, राजनीतिक दल चुनाव लड़ता है और यह कोशिश करता है कि चुनाव में उनके ही उम्मीदवार की जीत हो। राजनीतिक दल क्या करता है? चुनाव लड़ेगा,
और चुनाव लड़के वो हारना चाहेगा नहीं ना, वो चाहेगा कि हमारी ही पार्टी की जीत हो। तो पहला ये काम हो गया उसका। दूसरा क्या कि यह राजनीतिक दल देश में व्याप्त समस्याओं को जनता के सामने रखकर जनता में जागरूकता पैदा करते हैं। ठीक है, देश में जो भी समस्या है जनता को बताएगा, भाई देख रहा है किस प्रकार सरकार का, वो जनता के सामने भी समस्या को रखता है और सरकार के सामने भी समस्या को रखता है। जनता को समस्या को दिखाता है इसलिए कि वो सरकार को देखेगा भाई सरकार अच्छा नहीं काज कर रहा है, और सरकार को बताता है इसलिए ताकि वो समस्या ठीक हो जाए और जनता को लाभ मिले। ठीक है, तो सरकार जनता के सामने अपनी समस्या रखता है और उससे अवगत कराता है, भाई ये समस्या है, देख रहे हो सरकार काम नहीं कर रही। जनता को ऐसा बोलेगा, देख रहा है सरकार कैसा काम कर रहा है, इतना महंगा हो गया। ठीक है, देख रहे हो आलू 30 रुपए किलो हो गया, आप 10 रुपए किलो खाते थे कांग्रेस सरकार में। तो ये सब क्या करता है, आपका मतदाताओं के समझ जो भी मतलब समस्या है उसको वहां पर रखता है और जागरूकता पैदा करता है। राजनीतिक दल देश के कानून निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। बोले सर राजनीतिक दल कानून निर्माण कुछ समझ में नहीं आया। देखो देश में जब भी कोई कानून बनता है ना तो उसको एक मेजोरिटी से पास करना होता है लोकसभा से। ठीक है, उसके बाद ही मान लो लोकसभा में 100 गो सांसद है तो उसमें कम से कम 51 सांसद उसके पक्ष में वोट देने चाहिए, मेजोरिटी सांसद उसके पक्ष में वोट देने चाहिए, फिर जाता है राष्ट्रपति, फिर कानून बनता है। तो बहुत लोचा है इसमें बड़ा सा। तो इसलिए राजनीतिक दल क्या होता है, राजनीतिक दल क्या देश के कानून निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर बोलेगा नहीं हम नहीं चाहेंगे कानून, ज्यादातर लोग बोल देगा कि नहीं ये कानून नहीं चाहिए, तो कानून नहीं बन पाएगा वो वाला। राजनीतिक दल मतदाताओं के समक्ष विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों को रखते हैं, इनमें से जनता अपनी पसंद का चुनाव करती है। राजनीतिक दल क्या करता है, जनता के साथ अपना नीति और अपना जो भी कार्यक्रम है कि बोलेगा मैं जीतूंगा ना तो 5 लाख लोगों को नौकरी दूंगा, मैं जीतूंगा ना तो मैया सम्मान 2,500 कर दूंगा। अब समझ रहे हो मैं किसके बारे में कह रहा हूं। ठीक है, तो ये सब जनता के सामने। और ये बोलेगा भाजपा मैं जीतूंगा तो गोगो दीदी लाऊंगा 21 दूंगा। तो ये सब जनता के सामने रखता है और अब बताता है कि अगर मैं जीतूंगा तो ये काम करूंगा। ठीक है, जनता अपना जो अच्छा लगता है वो जनता करती है। जैसे जनता को अच्छा लगा कि चलो भाई 2500 मिलेगा तो जनता ने जिता दिया हेमंत सोरेन को। ठीक है, अब भुगत रहे हैं। राजनीतिक दल चुनाव लड़कर सरकार गठित करते हैं, चुनाव लड़ता है और जीतता है तो सरकार बनाता है। चुनाव में हारने वाले राजनीतिक दल विपक्ष की भूमिका अदा करते हैं और सरकार के बुरे कार्यों पर अंकुश लगाते हैं। जैसे अभी झारखंड में चुनाव हुआ ना तो जो बड़ा हारने वाला पार्टी वो बीजेपी है। अभी विपक्ष की पार्टी कौन है, बीजेपी है। केंद्र में विपक्ष की पार्टी कौन है, कांग्रेस है, क्योंकि केंद्र में सत्ता में कौन है, बीजेपी है। ठीक है, तो जो हार जाती है ना वो पार्टी क्या विपक्ष में चलते विपक्ष की भूमिका निभाती है। अगला प्रश्न है और शायद अंतिम प्रश्न भी है कि भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की सड़कों का विस्तृत विवरण दे। यानी भारत में कितनी प्रकार के सड़कें पाई जाते हैं सबको डिटेल बताना है। तो देखिए भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार के भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की सड़कें निम्नलिखित है। क्या क्या है देखो ध्यान से। सबसे पहला राष्ट्रीय राजमार्ग जिसको बोलते हैं नेशनल हाईवे यानी एनएच। ठीक है, NH2 NH3 NH11 NH24 कितना कितना है ना। तो देखो यह देश के विभिन्न राज्यों को आपस में जोड़ने का काम करता है। जो NH होता है ना देश के विभिन्न राज्यों को एक दूसरे से जोड़ता है, जैसे झारखंड को बिहार से, बिहार को दिल्ली से, इस प्रकार से। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, याद रखना ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 है ना देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख का दायित्व तो केंद्र सरकार पर है। ठीक है, तो समझिए क्या राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है, ये विभिन्न राज्यों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। राज्य राजमार्ग क्या है, तो यह राज्य राजमार्ग राज्य के अंदर होता है। यह राजमार्ग राज्यों की राजधानियों को विभिन्न जिला मुख्यालयों से जोड़ने का काम करती है। यानी जिला मुख्यालय मतलब क्या, राजधानी क्या, रांची झारखंड का। अब रांची को धनबाद से जोड़ेगा, रांची को बोकारो से जोड़ेगा, रांची को दुमका से जोड़ेगा, रांची को देवघर से जोड़ेगा। तो जिस रोड के जरिए जोड़ रहा है ना उसको बोलता है क्या, राज्य राजमार्ग यानी हाईवे। ठीक है, स्टेट हाईवेज। उसके जिला सड़कें, जिला सड़कें क्या करता है, जिलों के अंदर होता है, जिला को ब्लॉक से जोड़ता है। तो जिला सड़कें राज्यों के विभिन्न जिला मुख्यालयों एवं शहरों को जोड़ने का काम करती है। देश के कुल सड़कों का 14% जिला सड़कें हैं। इनका देखरेख और निर्माण की जिम्मेवारी राज्य सरकार का है। देखो नेशनल हाईवे जो है वो केंद्र सरकार का अधीन है, जो यार ये स्टेट हाईवे सॉरी जो जिला सड़कें है ना वो राज्य सरकार देखती है इसको। ठीक है, इस जिला को विभिन्न शहरों से जोड़ता है, जैसे धनबाद को जोड़ेगा सिंदरी से, धनबाद को जोड़ेगा बलियापुर से, धनबाद को जोड़ेगा आपका अलग अलग शहर जो गोविंदपुर से। ठीक है, धनबाद को जोड़ेगा झरिया से। ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण सड़कें क्या होता है, ये सड़कें विभिन्न गांवों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। क्षेत्रीय विकास में इन सड़कों की अहम भूमिका होती है। इनके निर्माण एवं देखरेख की जिम्मेवारी राज्य सरकार की ही होती है। ठीक है, ग्रामीण सड़कें मतलब ये गांव को दूसरे गांव से जोड़ता है। तो कितना आसान बता दिया ना आप लोग को। अब सड़कों के बारे में कुछ और पता करना होगा क्या, तो एक बार समझ लो कि नेशनल हाईवे क्या है, तो एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ता है। स्टेट हाईवे क्या है, राज्य के अंदर विभिन्न राजधानी विभिन्न जिला को राज्य से जोड़ता है।
अच्छा, जिला मार्ग क्या होता है? तो जिला को विभिन्न राज्य के उस जिला के शहर से जोड़ता है। और गांव जो गांव का है देख लो, ग्रामीण सड़क क्या होता है? एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ता है। तो यहीं पर इसका समाप्त होता है सब्जेक्टिव। बाकी जल्द अपलोड करेंगे इसका दूसरा, और सोशल साइंस का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब अपलोड हो गया। मैथ का ऑब्जेक्टिव हो चुका है, सब्जेक्टिव भी दे देंगे। इसके बाद आप लोग का हिंदी इंग्लिश भी अपलोड कर देंगे। सब कुछ फटाफट से खत्म कर देंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फटाफट से शेयर कर दो। अभी इतना ही, मिलेंगे दूसरा वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।